चलो आ जाओ। चलिए हम बात करें एचएसएससी में आए हुए कुछ प्रश्नों की, और जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न मैं दोबारा आपके लिए लेके आया हूं। पिछली 2 क्लासें शायद आपने देख ली होगी, हमारी मेहनत आपको जरूर पसंद आ रही होगी। चलिए ये हमारा बैच, और पिछले 3 दिन से हम इसकी जानकारी दे रहे हैं मात्र 799 रुपए में। बैटनोल ऐप पे आइए और 799 रुपए में डी ग्रुप का पूरे हरियाणा में सबसे सस्ता बैच पाइए। टिल एग्जाम आपकी क्लासें रहेगी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, साथ में क्लास नोट्स और पीपीटी भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बैटनोल ऐप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, और 15 जून से, डेट जरूर याद रखेंगे, 15 जून से हम हमारा बैच शुरू कर रहे हैं। कितने जून से दोस्तों? 15 जून से। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देख लें। तो कई बार आपको एग्जामों में पूछा गया है महाअधिवक्ता। अगर महाअधिवक्ता की बात करें तो इसे अटॉर्नी जनरल, और देश में तो राज्य में क्या बोलते हैं? जनरल एडवोकेट। महाअधिवक्ता जनरल एडवोकेट कहलाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 165 और अनुच्छेद नंबर 165 में हमें महाअधिवक्ता का वर्णन मिलता है। यह जरूर याद रखेंगे, महाअधिवक्ता को क्या बोलते हैं? यह जरूर याद रखेंगे, जनरल एडवोकेट बोलते हैं। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये जरूर याद रखेंगे, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी सबसे बड़ा विधि वेता होता है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 177 के तहत ये सदन में भाग ले सकता है। राज्य में हमारे हरियाणा में विधानसभा है, सदन में भाग ले सकता है, ये जरूर याद रखेंगे। सदन में भाग ले सकता है, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और सदन की कार्रवाई में जरूर याद रखेंगे, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मगर इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यह जरूर याद रखेंगे। यानी वोटिंग में भाग लेने का अधिकार इसे प्राप्त नहीं होता है। किसका अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यह जरूर याद रखेंगे, प्राप्त नहीं होता है। वो कौन सा अधिकारी होता है जो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन में अपने विचार रख सकता है, पर सदन की वोटिंग में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है? तो देश में तो अटॉर्नी जनरल होता है और राज्य में होता है जनरल एडवोकेट। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 165 में यह आर्टिकल आपको जरूर याद रखना है। यह राज्य का प्रथम विधि वेता यानी कानून का सबसे बड़ा विद्वान होता है मेरे दोस्तों, यह जरूर याद रखेंगे, सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, अब प्रश्न क्या आया? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे, बाबू आनंद स्वरूप। तो वर्तमान समय की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं बलदेवराज महाजन। ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान समय में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में बलदेवराज महाजन। और पहले कौन थे? श्री बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले, ये जरूर याद रखेंगे, श्री बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले महाधिवक्ता थे। ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, ये जरूर याद रखेंगे। आपका सम्मान, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके मैसेज देखकर, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आइए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान का आर्टिकल 165 जिसमें हमें जनरल एडवोकेट का वर्णन मिलता है। जनरल एडवोकेट राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसके बारे में सबसे बड़ा प्रश्न क्या बन जाता है? ये सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन में अपने विचार रख सकता है, मगर इसे सदन में वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। तो कौन थे हरियाणा के पहले महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता यानी प्रथम जनरल एडवोकेट कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। और वर्तमान समय में कौन है? तो बलदेवराज महाजन। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न, त्रावड़ी। त्रावड़ी यानी त्राइन, त्राइन का ही दूसरा नाम
त्रावड़ी है, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान हरियाणा के किस जिले में है त्राइन? तो वर्तमान हरियाणा के किस जिले में है, ये जरूर याद रखेंगे, करनाल में। करनाल में है आपका त्राइन। इसे त्रावड़ी भी कहा जाता है। त्राइन में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन विजयी हुआ था? अब त्राइन की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, त्राइन जो त्राइन है वो वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में है, वर्तमान हरियाणा के करनाल जिले में है। और आप याद कीजिए 1191 ये था प्रथम युद्ध, ये था त्राइन का प्रथम युद्ध। जो त्राइन का प्रथम युद्ध था मेरे दोस्तों, इस युद्ध में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के एक महान शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तीसरे, इतिहास में इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित कर दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मोहम्मद गोरी को। तो जरूर याद रखेंगे त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? त्राइन का दूसरा युद्ध, तो त्राइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में मोहम्मद सिहाबुद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये जरूर याद रखेंगे। किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। कौन से युद्ध में? तो त्राइन के दूसरे युद्ध में। ये जरूर याद रखेंगे। दोस्तों आप याद कीजिए त्राइन का तीसरा युद्ध, त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। त्राइन का नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे तीसरा युद्ध। त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे 1215 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, ये नाम जरूर याद रखेंगे, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तान नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने नेक्स्ट किसको हरा दिया था? तो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने गजनी के शासक यालदोज को हरा दिया था। किसको हरा दिया था भाई? गजनी के राजा यालदोज को। तो त्राइन में 3 युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ही युद्ध आपको याद रखने हैं, इनको अच्छी तरह से सीरीज बना लीजिए। त्राइन का पहला युद्ध, फिर उसके बाद में त्राइन का दूसरा युद्ध, फिर उसके बाद में त्राइन का तीसरा युद्ध। त्राइन का पहला युद्ध कौन जीता? तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। त्राइन का दूसरा युद्ध कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता था। और त्राइन का तीसरा युद्ध कौन जीता था? तो इल्तुतमिश जीता था। ये जरूर याद रखेंगे। अब इसमें क्या लिखा गया है कि त्राइन के प्रथम युद्ध में, अब त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो त्राइन के प्रथम युद्ध में कौन जीत गया था? जरूर याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में हार किसकी हुई थी? तो मोहम्मद सिहाबुद्दीन गोरी। ये पूरा चित्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 1 2 3 युद्ध त्राइन के। अगर मैं त्राइन के युद्धों से संबंधित एक विशेष प्रश्न बनाना चाहूं तो आप विशेष प्रश्न देखिए। मैं त्राइन के युद्धों से संबंधित, त्राइन के युद्धों के बाद हमने 3 राइटरों की कहानी पढ़ी, पढ़ने वाली कहानी है। नंबर 1 था, जरूर याद रखेंगे, जयानक। जयानक के बारे में कहा गया कि ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज विजय। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इन्होंने, पृथ्वीराज विजय। और इन्होंने चौहान को विजेता बताया था। इन्होंने चौहान को क्या बताया था? तो जरूर याद रखेंगे, विजेता। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी और चौहान को विजेता बताया था। मगर इतिहासकार कहते हैं कि जो जयानक थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी, जरूर याद रखेंगे, जयानक की मृत्यु कब हुई थी? 1188 में। उस समय तक चौहान विजेता ही था। दूसरा जो राइटर है, उस राइटर का नाम याद कीजिए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, जो चंद्रवरदाई नाम एक राइटर था, उसने कौन सी बुक लिखी थी? तो उसने बुक लिखी थी, जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। कौन सी? पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। ये जरूर याद रखेंगे आप। किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने। इस पुस्तक में चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? इस पुस्तक में चंद्रवरदाई ने लिखा था, जरूर याद रखेंगे, शब्द भेदी बाण के द्वारा, शब्द भेदी, जरूर याद रखेंगे, बाण के द्वारा, शब्द भेदी बाण के द्वारा, शब्द भेदी बाण के द्वारा चौहान
चौहान ने गोरी की हत्या कर दी थी। चौहान ने गोरी की हत्या कर दी थी, ये किसने लिखा था? ये लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे, चौहान ने गोरी की हत्या कर दी थी, ये लिखा था चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने किस पुस्तक में ये कहानी लिखी? तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजसो में लिखी थी, ये जरूर याद रखेंगे। तीसरी पुस्तक मैं सबसे महत्वपूर्ण लिख रहा हूं, तीसरी जो पुस्तक है वो राइटर और पुस्तक का नाम देख लीजिए। तीसरी पुस्तक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी जाती है, ध्यान दीजिए, तीसरी पुस्तक किसने लिखी? तो राइटर का नाम है मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज ने कौन सी बुक लिखी है? ये जरूर याद रखेंगे, मिनहाज ए सिराज ने बुक कौन सी लिखी है? तो बुक का नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी में क्या लिखा सिराज ने? सिराज ने लिखा कि मोहम्मद गोरी ने नेक्स्ट, गोरी ने क्या किया? गोरी ने सुरसती नदी के किनारे, कौन सी? गोरी ने, ये जरूर याद रखेंगे, सुरसती। जो सुरसती नदी है मेरे दोस्तों, आजकल इसे सरस्वती नदी कहा जाता है। सुरसती नदी के किनारे गोरी ने चौहान की हत्या कर दी थी। सुरसती नदी के किनारे गोरी ने चौहान की हत्या कर दी थी, ये जरूर याद रखेंगे। और ये जो लाइन है, ये हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र KU के MA फर्स्ट के अनुसार ये लाइन सही बताई गई है, तो ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। चलिए, हाँ, तो ये तीनों बुकें जरूर याद रखेंगे, ये तीनों कहानियां आपको याद रखनी है, और ये तीनों कहानियां बहुत ही बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SSC और HSSC में ये तीनों ही प्रश्न आ चुके हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। जैनक ने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज विजय। चंद्रवरदाई ने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज राजसो। कौन सी बुक लिखी थी? पृथ्वीराज राजसो। और मिनहाज ए सिराज ने कौन सी बुक लिखी थी? नेक्स्ट, मिनहाज ए सिराज ने बुक लिखी थी तबकात ए नासिरी, ये जरूर याद रखेंगे। तबकात ए नासिरी में क्या लिखा कि मोहम्मद गोरी ने सुरसती नदी के किनारे चौहान की हत्या कर दी थी, मगर जबकि चंद्रवरदाई ने क्या लिखा था कि शब्द भेदी बाण के द्वारा नेक्स्ट चौहान ने गोरी की हत्या कर दी थी। और नेक्स्ट, जयानक ने क्या लिखा था? ये जरूर याद रखेंगे, पृथ्वीराज विजय में इसे विजेता बताया था। तो इस तरह से ये दोनों ही प्रश्न विशेष बन जाते हैं, आपको याद रखना। त्राइन के युद्धों से जुड़ी हुई ये तीनों पुस्तकें हैं, और ये आपको एग्जामिनर कई बार पूछता है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम जी ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? जरूर याद रखेंगे, ग्रेट पर्सनैलिटी राव तुलाराम। दोस्तों, राव तुलाराम की कहानी विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे, और राव तुलाराम से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। राव तुलाराम जी का जन्म कब हुआ था? ये जरूर याद रखेंगे, 1825 में। और राव तुलाराम जी का निधन कब हुआ था? 1863 में। महान स्वतंत्रता सेनानी थे। राव तुलाराम जी कहां से संबंध रखते थे? जरूर याद रखेंगे, ये अहीरवाल से संबंध रखते थे। अहीरवाल, अहीरवाल का वर्तमान समय में क्या नाम है? तो रेवाड़ी है। ये वर्तमान रेवाड़ी से संबंध रखते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, ये जरूर याद रखेंगे, 1857 की क्रांति में कहते हैं कि राव तुलाराम जी ने अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किया था। किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? अहीरवाल क्षेत्र का नेतृत्व किया था। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे, लेकिन ये क्रांति की असफलता के बाद, ये क्रांति की असफलता के बाद ये कहां चले गए थे? असफल होने के बाद, असफलता के बाद ये काबुल चले गए थे। ये जरूर याद रखेंगे, बाद ये कहां पे चले गए थे? काबुल। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में। काबुल चले गए थे, और काबुल में इनका निधन हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे, 23 सितंबर 1863 को। कब निधन हुआ था? काबुल में इनका निधन हुआ था 23 सितंबर 1863 को। कब निधन हुआ था? 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनका निधन हुआ था। ओके सुभाष भाई, आपका आंसर जबरदस्त है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़, ये सही कहा आपने कि इन्होंने अहीरवाल का नेतृत्व किया था, और अहीरवाल को क्या बोलते थे? नारनौल महेंद्रगढ़ बोलते थे। आपका आंसर एकदम सही है सुभाष भाई।
थैंक यू थैंक यू। हाँ बहुत ही अच्छा सेशन है अपना, ये जरूर याद रखेंगे। तो 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जरूर याद रखेंगे इन्हीं की याद में 23 सितंबर को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाते हैं? राव तुलाराम जी की याद में, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट शहीदी दिवस मनाते हैं राव तुलाराम जी की याद में, कब? 23 सितंबर को। विशेष प्रश्न है और ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, राव तुलाराम जी के पौत्र, ये जरूर याद रखेंगे, राव तुलाराम जी के पौत्र राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ये जरूर याद रखेंगे। राव तुलाराम जी के पौत्र राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। और इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। कैसे मुख्यमंत्री है भाई? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? तो राव वीरेंद्र सिंह जी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ये जरूर याद रखेंगे। हाँ थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। खिलाफत आंदोलन में हरियाणा में जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ? तो कल मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन को लेकर स्कूलों में पढ़ाई छोड़ दी गई थी, सरकारी पदकों को लौटा दिया था और खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। ये सारी बातें एकदम सही है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन बोल दीजिए, असहयोग आंदोलन बोल दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है सारे के सारे और इनमें पूछा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलो आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में निबंध में किस स्थान पर? तो ये प्रश्न अभी करवाया मैंने। त्राइन, कौन से स्थान पर युद्ध हुआ था? त्राइन के नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। और मैंने बताया था कि 1191 त्राइन के पहले युद्ध में तो चौहान जीते थे, मगर 1192 त्राइन के दूसरे युद्ध में कौन जीते थे? ये जरूर याद रखेंगे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे, मगर त्राइन के दूसरे युद्ध में जो विजेता रहे थे मोहम्मद सिहाबुद्दीन गौरी। ये प्रश्न मेरे दोस्तों हर एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। ये प्रश्न हर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, 100% आपको एग्जामों में दिखाई देंगे। प्रभाकरण वर्धन, ध्यान दीजिए, मैं वर्धन वंश के शासकों की बातें करूं तो वर्धन वंश के शासक, कितने शासक हुए वर्धन वंश के? ध्यान दीजिए, कुछ शासकों के नाम याद कीजिए, एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो जरूर याद रखेंगे, पुष्यभूति। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। फिर पुष्यभूति के बाद राजा कौन बना था? तो नाम था नरवर्धन। क्या नाम था भाई? नरवर्धन शासक बना था। नरवर्धन के बाद शासक कौन बना था? तो जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन शासक बना था। कौन शासक बना था भाई? राज्यवर्धन शासक बना था। राज्यवर्धन के बाद कौन बना था? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट आदित्यवर्धन शासक बना था। आदित्यवर्धन के बाद कौन शासक बना था? तो जरूर याद रखेंगे, प्रभाकर्ण वर्धन। कौन शासक बना था भाई? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, प्रभाकर्ण वर्धन शासक बना था। प्रभाकर्ण वर्धन के बाद कौन शासक बना था? तो जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन सेकंड शासक बना था, ये जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन सेकंड। और इस वंश का जो अंतिम शासक बना था वो बने थे नेक्स्ट हर्षवर्धन, जो इस वंश के सबसे महान शासक थे, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की और कहा जाता है कि प्रभाकर्ण वर्धन इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जो राजा बने थे 580 में और 605 तक शासक थे। कब तक शासक थे? 580 में और 605 तक ये शासक थे। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। प्रभाकर्ण वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? ये जरूर याद रखेंगे, प्रभाकर्ण वर्धन की मृत्यु हुई थी 605 में। प्रभाकर्ण वर्धन की मृत्यु कब हुई थी भाई? 605 में प्रभाकर्ण वर्धन की मृत्यु हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे आप। ओके। चलिए, प्रभाकर्ण वर्धन की मृत्यु 605 में हुई थी। और वर्धन वंश में ये कितने शासक बने थे? तो वर्धन वंश में ये 7 शासक बने थे। वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? प्रभाकर्ण वर्धन ही है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? प्रभाकर्ण वर्धन ही है, वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक। तो इनसे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट
अब अगर और चलें तो वर्धन वंश के बारे में जो महान शासक थे वर्धन वंश के, वो कौन थे? हर्षवर्धन। महान शासक कौन थे वर्धन वंश के? हर्षवर्धन थे। संस्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। अब एक दो विशेष प्रश्न बन जाते हैं, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। मैं लिख रहा हूं 2-3 नाम आपको जो हमारे एग्जामों में बन जाते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ दूतों के नाम लिख रहा हूं, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1, एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 1, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? एग्जामिनर आपको पूछता है नेक्स्ट, प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था? प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था? नंबर 2, दूसरे का नाम क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, प्रभाकरण वर्धन की बेटी राज्यश्री, और राज्यश्री के जो घरवाले थे उनका नाम था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा की मृत्यु का समाचार किसने दिया था? ग्रह वर्मा की मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था? और एक प्रभाकरण का बेटा मारा गया था जिसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, राज्यवर्धन सेकंड। क्या नाम था? राज्यवर्धन सेकंड। ये जो प्रश्न था मेरे दोस्तों, नेक्स्ट ये आया था जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि इनकी मृत्यु का समाचार किस दूत ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ओके, बड़े ही अच्छे नंबर हैं, जबरदस्त, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, प्रभाकरण वर्धन की जो मृत्यु का समाचार दिया था वो किसने दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, नाम है कुंतल ने दिया था प्रभाकरण वर्धन की मृत्यु का समाचार। तो इसी तरह से ग्रह वर्मा की मृत्यु का समाचार किसने दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, ग्रह वर्मा की मृत्यु का समाचार दिया था कुरंगक, सॉरी। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, संवादक। और तीसरा जो राज्यवर्धन सेकंड था, इसकी मृत्यु का समाचार किसने दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, कुरंगक। ये कुछ विशेष नाम याद रखने हैं। ये प्रश्न अपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पेपर में एज इट ये प्रश्न आ चुका है, आपको इसी तरह से याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है हमसे। ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो भाई। ओके, थैंक यू रोहताश। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। राज्यश्री, अभी बताया था मैंने, राज्यश्री का विवाह मैंने कहा था कि कन्नौज के किस राजा से हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट किस वंश का था? ये मोकरी वंश का था, मोकरी वंश का। और नेक्स्ट कहाँ के राजा थे? ग्रह वर्मा। जो ग्रह वर्मा थे वो कहाँ के राजा थे? तो जरूर याद रखेंगे, कन्नौज के शासक थे। कन्नौज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ये जरूर याद रखेंगे, राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के मोकरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। कन्नौज के मोकरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। राज्यश्री के बारे में सबसे अच्छी और विशेष लाइन लिखी जाती है कि हर्षवर्धन ने अपनी बहन के लिए ही पूरा राज्य जीत लिया था। ये जरूर याद रखेंगे। दो व्यक्तियों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। एक प्रवर्ती गुप्त वंश का शासक है, प्रवर्ती गुप्त वंश, प्रवर्ती गुप्त वंश, प्रवर्ती गुप्त वंश का एक शासक है। और प्रवर्ती गुप्त वंश के शासक का क्या नाम है? तो प्रवर्ती गुप्त वंश के शासक का नाम है, ये जरूर याद रखेंगे, देवगुप्त। क्या नाम है? देवगुप्त। हेलो, ठीक है, देवगुप्त। और एक गौड़ वंश का शासक है, जरूर याद रखेंगे, गौड़ वंश का एक शासक है, शासक का नाम है शशांक। ये जरूर याद रखेंगे। जो ये प्रवर्ती गुप्त वंश का शासक है, कहां का शासक है? ये मालवा का शासक है। और जो गौड़ वंश का शासक है, ये कहां का शासक है? तो जरूर याद रखेंगे, ये बंगाल का शासक है,
बंगाल का शासक। इन दोनों ने मिलकर, किस किस ने मिलकर, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर क्या किया था, आप सभी ने पढ़ रखा है। इन दोनों ने मिलकर ग्रह वर्मा को पराजित किया था, ग्रह वर्मा को पराजित किया था, पराजित किया था और इनकी हत्या कर दी थी, और इनकी हत्या कर दी थी, और इनकी हत्या कर दी थी। ये जरूर याद रखेंगे, विशेष प्रश्न बन जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बुक है ना अपने बैटनोल ऐप पे, एकदम फ्री बुक है, आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। बैटनोल ऐप पे हमने फ्री बुक डाल रखी है, मेरे हरियाणा जीके की जबरदस्त बुक है, एक बार आप जरूर देखेंगे। ठीक है, बैटनोल ऐप पे हमने फ्री डाल रखी है आपके लिए बुक, आप कभी भी जाके वहां पे इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे, दो राजा, एक प्रवर्ती गुप्त वंश का राजा था जिसका नाम था देवगुप्त, और एक गौड़ वंश का राजा था जिसका नाम था शशांक। इन दोनों ने एक संयुक्त सेना बनाई, और संयुक्त सेना बनाकर किस पर आक्रमण कर दिया था, तो कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था। उस समय कन्नौज का शासक कौन था, ये जरूर याद रखेंगे, ग्रह वर्मा। इन्होंने ग्रह वर्मा को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी। ये वही ग्रह वर्मा थे जो किसके, हर्षवर्धन के दो जीजाजी थे, और राज्यश्री के घरवाला था। ये मोकरी वंश का था और कन्नौज का शासक था। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बोधि वृक्ष, अब बोधि वृक्ष कटवा दिया था। इतिहास में दो व्यक्तियों ने बोधि वृक्ष कटवाया। बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो महात्मा बुद्ध जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधि वृक्ष को अशोक मौर्य की पत्नी, जरूर याद रखेंगे, अशोक मौर्य की पत्नी, यानी अशोक महान मौर्य की पत्नी तीसा राखा ने भी कटवाया था। तीसा राखा ने भी कटवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। और शशांक ने भी बोधि वृक्ष कटवाया था। शशांक बंगाल का शासक था, किस वंश का शासक था, ये जरूर याद रखेंगे, गौड़ वंश का शासक था। तो इतिहास में दो व्यक्तियों ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। किस बोधि वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। किस किस ने बोधि वृक्ष को कटाया था, अशोक मौर्य की पत्नी तीसा राखा ने कटवाया था, और शशांक ने भी बोधि वृक्ष कटवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। दो व्यक्तियों ने इतिहास में बोधि वृक्ष कटवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलो दे दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, जबरदस्त प्रश्न है, बता दीजिए। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, जल्दी बताइए। हर्षवर्धन की पहली राजधानी, जल्दी कमेंट कीजिए। हर्षवर्धन की पहली राजधानी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। शाबाश शाबाश, थैंक यू। हर्षवर्धन ने कितने स्थानों को अपना राजधानी बनाया था, तो जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन ने कितने स्थानों को अपना राजधानी बनाया था, तो जरूर याद रखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है, हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन ने कितने स्थानों को अपना राजधानी बनाया था, तो 3 राजधानियां थी हर्षवर्धन की, ये जरूर याद रखेंगे। हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेसर, थानेसर कहां पे, हरियाणा में। हर्षवर्धन ने अपनी वास्तविक राजधानी बनाया था कन्नौज, कन्नौज कहां पे, उत्तर प्रदेश में। और हर्षवर्धन ने अस्थायी राजधानी बनाई थी उज्जैन, उज्जैन कहां पे, मध्य प्रदेश। तो हर्षवर्धन ने कितने स्थानों को अपना राजधानी बनाया था, तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये जरूर याद रखेंगे, थानेसर। और हर्षवर्धन की वास्तविक राजधानी, ये जरूर याद रखेंगे, वास्तविक,
हर्षवर्धन की जो वास्तविक राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज कहां पे भाई? उत्तर प्रदेश में। और हर्षवर्धन ने अस्थायी राजधानी भी बनाई थी, अस्थायी राजधानी, ये जरूर याद रखेंगे, अस्थायी राजधानी। हर्षवर्धन ने अस्थायी राजधानी भी बनाई थी, किस स्थान को? तो जरूर याद रखेंगे, उज्जैन को इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। थानेसर, पहले प्रारंभिक राजधानी थानेसर जो हरियाणा में है। और हर्षवर्धन ने कितने स्थानों को अपना राजधानी बनाया था? 3 स्थानों को राजधानी बनाया था, ये जरूर याद रखेंगे। वर्धन वंश के नहीं, ये भारत के भी महान शासक हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारे एग्जामों में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं मेरे दोस्तों, और ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए, अगर हर्षवर्धन से संबंधित मैं एक और प्रश्न बताऊं, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार थे। हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार थे। हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार थे। नंबर 1 याद रखेंगे, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। नंबर 2 याद रखेंगे, रत्नावली। और नंबर 3 याद रखेंगे, नागानंद। ये प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, यह प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। किस भाषा में ये प्रसिद्ध रचनाएं? तो जरूर याद रखेंगे, ये रचनाएं लिखी, उन्होंने लिखी थी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी थी, ये जरूर याद रखेंगे। संस्कृत भाषा में ये प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी हर्षवर्धन ने, ये जरूर याद रखेंगे आप, हर्षवर्धन की रचनाएं। और हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, जरूर याद रखेंगे, बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में कहा गया कि बाणभट्ट की रचनाएं, बाणभट्ट की रचनाएं, नंबर 1 हरसरित, हरसरित। और नंबर 2 है कादंबरी, हरसरित और कादंबरी। ये प्रसिद्ध रचनाएं किसकी थी? तो ये बाणभट्ट की थी, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन के दरबार में एक और यात्री आया था जिसका नाम था हेन स्वांग। क्या नाम था भाई? हेन स्वांग। हेन स्वांग की रचना, हेन स्वांग की रचना, हेन स्वांग की रचना। हेन स्वांग ने कौन सी रचना लिखी थी? तो जरूर याद रखेंगे, शी यू की, ये जरूर याद रखेंगे। हेन स्वांग ने सी यू की नामक रचना लिखी। हर्षवर्धन के काल की ये लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें हैं, और ये सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है दोस्तों। HSSC ये पुस्तकें पूछता है। हर्षवर्धन ने कितनी रचनाएं लिखी थी? तो जरूर याद रखेंगे 3। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और बाणभट्ट ने भी अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी थी, हरसरित और कादंबरी। दोस्तों, हरसरित में बाणभट्ट ने वर्धन वंश का उल्लेख किया था। किस वंश का उल्लेख किया था? वर्धन वंश का उल्लेख किया था। जबकि कादंबरी में उन्होंने, ये जरूर याद रखेंगे, वर्धन वंश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्णन किया था। पर एक विशेष प्रश्न बन जाता है, और यह प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए मैं लिख देता हूं कि हरसरित को अंग्रेजी में लिखा था किसने? तो जरूर याद रखें, कोवेल और थॉमस ने। अंग्रेजी में किसने लिखा था? कोवेल और थॉमस ने हरसरित को अंग्रेजी में लिखा था दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए अब देखिए आगे वाला प्रश्न। हर्षवर्धन यानी महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार आपको एग्जामों में पूछा जा चुका है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जामों में। 1 मिनट दोस्तों। हेलो, हाँ बोलो। 8:30 बजे बोलो। अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, घर से फोन आ गया था। चलिए, हाँ, अपना टॉपिक चल रहा था, मैं बता रहा था वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि वर्धन वंश कब से कब तक था। तो वर्धन वंश जो था ना, वो था आपका, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, 550 से लेकर 650, ये वर्धन वंश का काल है। वर्धन वंश है 550 से लेकर 650, ये जरूर याद रखेंगे। वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट पहले और बाद में। वर्धन वंश से पहले अगर कोई वंश था तो जरूर याद रखेंगे वो वंश था गुप्त काल। गुप्त काल, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सा वंश था वर्धन वंश से पहले? गुप्त काल। और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हुआ, तो जरूर याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार। कौन सा वंश भाई? ये जरूर याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश था। गुर्जर प्रतिहार वंश था वर्धन वंश के बाद, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसका हो गया ऑप्शन ए। वर्धन वंश कब से कब तक है मेरे दोस्तों? वर्धन वंश है आपका 550 से लेकर 650, यानी 100 साल तक इस वंश ने राज किया था। और इस वंश के कितने शासक हुए थे? 7 शासक हुए थे। मैंने सातों के नाम आपको बताए थे इसी क्लास में। जो मोस्टली अपने प्रश्न है वो वर्धन वंश को लेकर है, और ये प्रश्न यहां से आएंगे दोस्तों। मैं बताऊं आपको, कंफर्म गारंटेड आपके एग्जाम में वर्धन वंश से 100% एक प्रश्न आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हरियाणा का एकमात्र राजवंश है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का एकमात्र राजवंश है। कौन सा वंश है? तो वर्धन वंश है। तो वर्धन वंश से पहले कौन सा वंश था? तो गुप्त काल था। और वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ। कब से कब तक है ये वंश? 550 से लेकर 650 तक है, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये प्रश्न हमारे एग्जामों में एज इट आता है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद में देखिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? वर्धन वंश का नहीं, भारत का एक महान शासक था हर्षवर्धन। मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन के बारे में कहते हैं कि 606 में राजा बना था और 647 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के बारे में लिखा जाता है दोस्तों महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी इन्हें। महाराजा धीराज की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी। इनके बारे में कहते हैं इन्हें शीलादित्य की उपाधि इन्हें प्राप्त थी, ये जरूर याद रखेंगे। सार्वभौम की उपाधि इसे प्राप्त थी। एकाधिराज, जरूर याद रखेंगे, एकाधिराज की उपाधि ने प्राप्त थी, ये जरूर याद रखेंगे। हर्षवर्धन को ये निम्न उपाधियां, हर्षवर्धन को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी, शीलादित्य की उपाधि प्राप्त थी, सार्वभौम की उपाधि प्राप्त थी, एकाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। और हर्षवर्धन को जरूर याद रखेंगे परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी। परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त थी। वर्धन वंश का सबसे महान शासक था, ये जरूर याद रखेंगे। और वर्धन वंश का अंतिम शासक था। वर्धन वंश का महान व अंतिम शासक कौन था? तो वर्धन वंश का महान शासक भी हर्षवर्धन था और वर्धन वंश का अंतिम शासक भी कौन था? तो ये जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परम भट्टारक था ये। और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो महान शासक हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो जरूर याद रखेंगे 647 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। वर्धन वंश। जय हिंद, नमस्कार दिनेश सर, बड़ा अच्छा लगा आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, अब हमारे साथ मैथ की बहुत ही जबरदस्त फैकल्टी दिनेश जी जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी दोस्तों की ओर से आपको नमस्कार कहता हूं सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 647 में। और हर्षवर्धन राजा कब बने थे? ये जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन राजा बने थे 606 में। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो जरूर याद रखेंगे जन्म, इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों 590 में। हर्षवर्धन के पिता का नाम जरूर याद रखेंगे, पिता का नाम था प्रभाकर्ण वर्धन। क्या नाम था पिता का नाम? प्रभाकर्ण
प्रभाकरण वर्धन इनके पिता का नाम था, ये जरूर याद रखेंगे। और इनकी माता का नाम क्या था, तो जरूर याद रखेंगे हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। क्या नाम था इनकी माता का नाम, यशोमती था। इनके भाई का नाम अगर आपसे पूछ ले हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था, तो जरूर याद रखेंगे राज्यवर्धन सेकंड। इनके भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन सेकंड। और इनकी बहन का नाम क्या था, तो जरूर याद रखेंगे इनकी बहन का नाम था राज्यश्री। क्या नाम था इनकी बहन का नाम भाई, राज्यश्री। जिस राज्यश्री का कन्नौज विवाह किया गया था ग्रह वर्मा के साथ, अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। तो हर्षवर्धन के पारिवारिक स्थिति से संबंधित प्रश्न हमारे बनते हैं। हर्षवर्धन मेरे दोस्तों केवल 16 वर्ष की उम्र में, यह जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हर्षवर्धन केवल 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में थानेसर के शासक बने थे। कितने वर्ष की उम्र में, नेक्स्ट 16 वर्ष की उम्र में ये थानेसर के शासक बने थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों हरियाणा का नहीं भारतवर्ष का भी अंतिम शासक कहलाता है। एक महान शासक थे हर्षवर्धन, इतनी निम्न उपाधियां इनको प्राप्त थी, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए त्राइन के युद्धों की कहानी मैंने बता दी है। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो त्राइन का पहला युद्ध हुआ था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 1191 में। त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में। त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, जरूर याद रखेंगे चंदावर का युद्ध, जिस युद्ध में कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने किसको, तो जरूर याद रखेंगे जयचंद राठौड़ को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी थी, ये जरूर याद रखेंगे। त्राइन के पहले युद्ध में चौहान ने गौरी को पराजित किया था, अभी बताया था मैंने, चौहान ने गौरी को पराजित किया था। त्राइन के दूसरे युद्ध में जरूर याद रखेंगे, त्राइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने चौहान को पराजित करवाया था, गौरी ने चौहान को पराजित किया था। और त्राइन के तीसरे युद्ध में जरूर याद रखेंगे इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया था, तो गजनी के शासक यालदोज को हरा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। तो कब हुआ था त्राइन का पहला युद्ध, 1191 में। यह पूरा का पूरा चित्र आप याद कर लीजिए और एग्जामिनर यहां से प्रश्न उठाता है और आपसे पूछता है। चलिए असीरगढ़ का किला, अगर हम इसको 80गढ़ का किला लिखे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अभी 1 मिनट रुकिए, यह थोड़ी सी मैं वर्तनी संबंधी गलती है, इसको सुधार देता हूं। असीरगढ़ नहीं, असीरगढ़ तो आपका मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है। 80गढ़ का किला, हाँ अब इसका आंसर दे दीजिए। 80गढ़ का किला किसने बनवाया था, तो 80गढ़ का किला किसने बनवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। 80गढ़ का किला बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था भाई 80गढ़ का किला, पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान वंश का एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का एक महान शासक क्या नाम है, जरूर याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान है इसे इतिहास में तीसरा पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। 1166 से लेकर 1192 तक इनका साम्राज्य है। कब से लेकर कब तक है ये, 1166 से लेकर 1192 तक ये शासक है। और नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान ने नंबर 1 जरूर याद रखेंगे 80गढ़ के किले का निर्माण करवाया। 80गढ़ का किला कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे हाँसी में। और एक गोहाना के किले का निर्माण करवाया। गोहाना का किला कहां पे है, तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत में। और 80गढ़ के किले को इतिहास में ध्यान जरूर याद रखेंगे हथियारों का किला व तलवारों का किला कहा गया, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हथियारों का किला व तलवारों का किला कहा गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने इन 2 किलों का निर्माण हरियाणा में करवाया था। 80गढ़ का किला, हकीकत में 80गढ़ के किले का वास्तविक निर्माण तोमर शासक द्वारा करवाया गया था।
तोमर वंश के एक शासक ने अंगपाल जी ने इसका वास्तविक निर्माण करवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। पर हरियाणा जीके में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि अस्सीगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने अस्सीगढ़ का किला बनवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। और गोहाना का किला भी किसने बनवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने ही गोहाना का किला बनवाया था मेरे दोस्तों। ये प्रश्न कई बार हमारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। गोपालगिरी का किला, आप याद कीजिए इतिहास में एक महान शासक हुए बाहुदीन ग्यासुद्दीन बलबन, ये नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बलबन, बलबन कब राजा बना था, 1265 में राजा बना था। और कब तक राजा रहा था, 1287 तक। बलबन ने जरूर याद रखेंगे, बलबन ने दिल्ली में, ये जरूर याद रखेंगे, बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था। और बलबन ने गुरुग्राम में, ये जरूर याद रखेंगे, बलबन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनवाया था। गोपालगिरी का किला किसने बनवाया था, गोपालगिरी का किला तो बलबन ने बनवाया था, ये जरूर याद रखेंगे। बलबन ने नेक्स्ट दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया था और गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला बनवाया था। और बलबन ने ही अस्सीगढ़ का किला जीता था, अस्सीगढ़ का किला जीता था, ये जरूर याद रखेंगे। बलबन ने कौन सा किला जीता था, तो अस्सीगढ़ का किला जीता था। और कौन से किले बलबन ने बनाए थे, तो लाल महल और गोपालगिरी का किला बनवाया था। बहुत ही बड़ा प्रश्न बन जाता है, एग्जामिनर 10 बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि नेक्स्ट बलबन ने ही 1265 में मेवातियों का दमन कर दिया था। 1265 में मेवातियों का दमन किया था, मेवातियों का दमन किया था। कब, 1265 में। बलबन ने 1265 में मेवातियों का दमन कर दिया था मेरे दोस्तों। एचएसएससी में प्रश्न आ चुका है कि कौन सा वो दिल्ली सुल्तान था जिसने हरियाणा भूभाग पर सर्वाधिक हत्याएं करवाई थी, हरियाणा भूभाग पर सर्वाधिक हत्याएं करवाई थी। और ध्यान दीजिए हत्याओं के साथ साथ वृक्ष कटवाए थे। कौन था वो, तो बलबन था। बलबन से संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। बलबन ने लाल महल बनवाया दिल्ली में, गोपालगिरी का किला कहां पे बनवाया था, तो जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम में। और कौन सा किला बलबन ने जीत लिया था, तो अस्सीगढ़ का किला जीत लिया था, हांसी वाला किला। बलबन को इतिहास में हम किस लिए जानते हैं, तो जरूर याद रखेंगे बलबन को इतिहास में हम जानते हैं लौह व रक्त की नीति के लिए, लौह व रक्त की नीति के लिए जानते हैं। बलबन को इतिहास में किस लिए जानते हैं, लौह व रक्त की नीति के लिए दोस्तों बलबन को जाना जाता है। एक महान शासक थे गुलाम वंश के, ये जरूर याद रखेंगे। बलबन की जब मैं बात करता हूं तो 2 प्रश्न मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। बलबन राजा कब बना था, ये जरूर याद रखेंगे। बलबन राजा बना था मेरे दोस्तों 1265 में, मगर इसने भारत को 2 चीजें विशेष दी थी, ये जरूर याद रखेंगे। दीवान ए अर्ज, ये जरूर याद रखेंगे, दीवान ए अर्ज ये बलबन ने दिया था। और दीवान ए वरीद, ये जरूर याद रखेंगे, दीवान ए वरीद, ये 2 चीजें भारत को बलबन ने दी थी। दीवान ए अर्ज हम किसको बोलेंगे, तो हम बोलते हैं सैन्य विभाग। भारत में सैन्य विभाग की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में सैन्य विभाग की शुरुआत बलबन ने की थी। और दीवान ए अर्ज भारत में जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, भारत में गुप्तचर प्रणाली किसने शुरू की, तो जरूर याद करेंगे इन 2 चीजों की शुरुआत भारत में बलबन ने की थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार ये प्रश्न आपको सीजीएल में दिखाई दिया था, ये जरूर याद रखेंगे, जो भारत का दूसरा बड़ा एग्जाम है। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने इस प्रश्न की ओर आपको लेके आया, ये जरूर याद रखेंगे। दीवान ए अर्ज भारत में सैन्य विभाग कौन लेके आया था, तो भारत में सैन्य विभाग ये जरूर याद रखेंगे बलबन लेके आया था। भारत में सैन्य विभाग कौन लेके आया था, बलबन। सैन्य विभाग बलबन लेके आया था। और गुप्तचर प्रणाली,
जो ये हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, ये भी कौन लेके आया था? तो जरूर याद रखेंगे, ये भी बलबन लेके आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे वाला नेक्स्ट, गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो आप याद कीजिए, फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 में राजा बने थे और 1388 तक राजा रहे थे। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? तो जरूर याद रखेंगे, सल्तनत काल का अकबर कहा गया। ये जरूर याद रखेंगे। सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का अकबर कहा गया था फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को हम भारतीय इतिहास में जानते हैं बहुत सारे कामों के लिए। आप याद कीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने हमें एक विभाग दिया था, दीवान ए खैरात। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, दीवान ए बदगान, दीवान ए बदगान जरूर याद रखेंगे। और दीवान ए इस्तिहाक। फिरोज शाह तुगलक को हम बहुत सारे कार्यों के लिए जानते हैं दोस्तों। मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो कम से कम भी 2 घंटे का टॉपिक है अपना ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जरूर याद रखेंगे। दीवान ए इस्तिहाक, ये 3 विभाग भारत को नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। जैसे कि दीवान ए खैरात, कौन सा विभाग होता है दीवान ए खैरात? तो जरूर याद रखेंगे, दान विभाग। दीवान ए बदगान, तो कौन सा विभाग है? दास विभाग। और दीवान ए इस्तियाक कौन सा विभाग है? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट पेंशन विभाग। ये भारत को ये 3 विभाग दिए थे, कौन से? दान विभाग, दास विभाग और पेंशन विभाग। ये जरूर याद रखेंगे। और गुजरी महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो कहाँ पे है ये बहुत सुंदर महल? जब हम बात करें हैं तो हिसार में है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, हिसार में है। और इस गुजरी महल की कहानी बहुत ही विशेष है, आप जरूर याद रखेंगे। गुजरी महल के बारे में कहा जाता है कि गुजरी महल जो अपना हिसार में है मेरे दोस्तों, इस महल के बारे में कहते हैं कि ये सल्तनत काल का ताजमहल है। ये जरूर याद रखेंगे, ये सल्तनत काल का ताजमहल है, सल्तनत काल का ताजमहल है। ये जरूर याद रखेंगे। गुजरी महल क्या है? सल्तनत काल का ताजमहल है, बहुत भव्य सुंदर इमारत जो हिसार में है। गुजरी महल वो किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। HSSC में प्रश्न आ चुका है कई बार और HSSC पूछ चुकी है। बता दीजिए, हरियाणा का ताजमहल, जल्दी से कमेंट कीजिए, हरियाणा का ताजमहल कहां पे है? हरियाणा का ताजमहल जल्दी कमेंट कीजिए, हरियाणा का ताजमहल कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा का ताजमहल, शेख चिली का मकबरा कहां पे है? शेख चिली का मकबरा तो जरूर याद रखेंगे, थानेसर, थानेसर यानी कुरुक्षेत्र, थानेसर यानी कुरुक्षेत्र है। ये जरूर याद रखेंगे, शेख चिली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में। और गुजरी महल सल्तनत काल का ताजमहल कहाँ पे है? गुजरी महल मेरे दोस्तों ये हिसार में है, भव्य सुंदर इमारत। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये जरूर याद रखेंगे। 1351 से लेकर 1388 तक ये शासक थे। और फिरोज शाह तुगलक को क्या कहते हैं? तो सल्तनत काल का अकबर इन्हें कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। और 3 विभाग इन्होंने भारत को दिए हैं। कौन कौन से विभाग दिए हैं? दीवान ए खैरात, दीवान ए बदगान और दीवान ए इस्तियाक। ये 3 विभाग इन्होंने भारत को दिए हैं। ये जरूर याद रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। कोलकाता से पेशावर तक, ध्यान दीजिए, कोलकाता से पेशावर तक जो GT रोड था वो किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस प्रश्न पे आगे वाले 2 से 3 मिनट आपके लिए लगवाऊंगा। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए अपना एक मैप भारत का, और उस मैप में देख लीजिए हम बात करेंगे नेक्स्ट शेर शाह सूरी मार्ग। जिस शेर शाह सूरी मार्ग को नाम देते हैं GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड। कहाँ से शुरू होता है ये GT रोड? ये अपने पेशावर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये
सोनार तक जाता है। सोनार कहाँ पे है? तो ये बंगाल में है, जरूर याद रखेंगे। पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पेशावर से शुरू होकर कहाँ तक गया है? तो जरूर याद रखेंगे, सोनार। ठीक है, अब भारत सरकार और कुछ विशेष प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले इसका जो निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों, वो निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्मारक को क्या कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्मारक को कहा था, जरूर याद रखेंगे, उत्तरापथ। क्या कहा था? उत्तरापथ। फिर दूसरा प्रश्न क्या बना? तो दूसरा प्रश्न बना शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने इस स्मारक को क्या कहा था? तो शेर शाह सूरी ने इस स्मारक को कहा था सड़क ए आजम। आजम ए सड़क। आजम ए सड़क, ये जरूर याद रखें। फिर अकबर ने इस स्मारक को क्या कहा था? तो अकबर ने इस स्मारक को कहा था, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, बादशाही सड़क कहा था। बादशाही सड़क। और जरूर याद रखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कहा? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे कहा था जीटी रोड। ये जरूर याद रखेंगे, जीटी रोड। ठीक है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने क्या कहा? HSSC ने इसे कहा था दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क। दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क। सबसे लंबी सड़क, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क। भारत सरकार ने इसे क्या कहा? तो भारत सरकार ने इसे नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कहा था। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने, ध्यान दीजिए आजकल मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने क्या कहा? तो मोदी सरकार ने इसे कहा नेशनल हाईवे 44। ये इसके नाम याद रखने हैं दोस्तों, सबसे पहले जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। थैंक यू, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आ जाइए शेर शाह सूरी मार्ग की बात करें तो शेर शाह सूरी मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है? तो जरूर याद रखेंगे नेशनल हाईवे 1 कितना लंबा है? 1226 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे 2 कितना लंबा है? तो 1490 किलोमीटर। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो हकीकत में शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले इस मार्ग का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उत्तरापथ कहा था। फिर इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने आजम ए सड़क कहा था, ये जरूर याद रखेंगे। फिर इस प्रकार ये किया था किसने? अकबर ने। तो अकबर ने इसे क्या कहा था? बादशाही सड़क कहा था। अंग्रेज का नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे क्या कहा था? तो जीटी रोड कहा था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। फिर हरियाणा HSSC ने इसे क्या कहा? तो हरियाणा HSSC ने इसे दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़क कहा। भारत सरकार ने इसे क्या कहा? तो भारत सरकार ने इसे नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 कहा था। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे क्या कहा? नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिए, हरियाणा में लंबाई जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में इसकी लंबाई है 180 और 74, 254 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई है 254 किलोमीटर, ये जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा के 7 जिलों को छूता है। कितने जिलों को 7 सीमा बनाता है? तो कितने जिलों के 7 सीमा बनाता है? जरूर याद रखेंगे, 7 जिलों के 7 सीमा बनाता है शेर शाह सूरी मार्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने इसके बनाए हैं। ये हरियाणा के 7 जिलों को छूता है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेर शाह सूरी मार्ग कोलकाता से पेशावर तक है, जीटी रोड है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जरूर याद रखेंगे, शेर शाह सूरी ने करवाया था। मैंने बताया हरियाणा के कितने जिलों में बताया मैंने, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा के 7 जिलों में है।
हरियाणा के कितने जिलों में? तो 7 जिलों में है। कितना नेक्स्ट लंबा? 254 किलोमीटर। कौन से 7 जिले हैं? नंबर 1 अंबाला। अंबाला से चलिए दूसरा कौन सा आ गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से चलिए तीसरा कौन सा आ गया? करनाल। करनाल से चलिए चौथा कौन सा आ गया? नेक्स्ट पानीपत। पानीपत से चलिए फिर कौन सा आ गया? सोनीपत। सोनीपत से चलिए फिर कौन सा आ गया? फरीदाबाद। फरीदाबाद से चलिए फिर कौन सा आ गया? तो जरूर याद रखेंगे पलवल। ये हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये जरूर याद रखेंगे कि ठीक है, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर उठा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट शेरशाह सूरी मार्ग कोलकाता से लेकर पेशावर तक है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। भारत सरकार ने इसे नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 1 का नाम दिया था, और जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका नंबर बदलकर अब इसका नंबर रख दिया है नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में इसकी लंबाई 254 किलोमीटर है, और हरियाणा के कितने जिलों को छूता है? 7 जिलों को छूता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ लेता है। ये पूरा चित्र है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, इसी सीरीज को बढ़ा लें तो देख लीजिए। हाँ, कोस मीनारों की बात करें तो कोस मीनारें भी किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी मेरे दोस्तों। शेरशाह सूरी कब से कब तक शासक था? ये जरूर याद रखेंगे, 1540 से लेकर 1545 तक शासक था। कहाँ से संबंध रखता था ये? तो जरूर याद रखेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखता था। नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखता था, ये जरूर याद रखेंगे। शेरशाह सूरी से संबंधित एक विशेष प्रश्न बन जाता है, इनका मकबरा कहाँ पे है? इनका मकबरा है मेरे दोस्तों सासाराम, बिहार में इनका मकबरा है। ये जरूर याद रखेंगे, सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। इतिहासकार एलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कहा है? कि इनका मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। ये जरूर याद रखेंगे। शेरशाह सूरी के मकबरे के विषय में एलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कहा है? कि ताजमहल से भी सुंदर मकबरा है। ये जरूर याद रखेंगे। किसका मकबरा? शेरशाह सूरी का मकबरा, जो नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी याद कीजिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध तो जरूर याद रखेंगे, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, हुमायूं को हराकर ये दिल्ली का राजा बने थे। और शेरशाह सूरी ने दूसरी बार, जरूर याद रखेंगे, दूसरी बार भारत में अफगानी साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरी बार भारत में, ये जरूर याद रखेंगे, अफगानी साम्राज्य की स्थापना की थी। अफगानी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जरूर याद रखेंगे, अफगानी साम्राज्य की स्थापना की थी दूसरी बार शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कब से कब तक शासक थे? 1540 से 45 तक शासक थे। इनके बारे में सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, कोस मीनार का प्रश्न बन जाता है। और इनके बारे में ही कहा जाता है, इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए थे मेरे दोस्तों, उन सिक्कों को क्या नाम दिया था? रुपया, जो आज भारत सरकार की मुद्रा है। भारत सरकार की क्यों? श्रीलंका की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है, भूटान की मुद्रा है। उसके बाद में चलिए आप इंडोनेशिया की मुद्रा है, मालदीव की मुद्रा है, मॉरिशस की मुद्रा है, सेशेल्स की मुद्रा है। इनकी मुद्रा रुपया ही है। जो रुपये का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ये जरूर याद रखेंगे। सूरवंश के एक महान राजा थे, इनसे प्रश्न बन जाता। सूरदास किसके समकालीन थे? आप याद कर लीजिए, सूरदास किसके समकालीन थे? तो अगर दोस्तों इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि समकालीन की जब बात करें ना तो ध्यान दीजिए। सूरदास के बारे में कहते हैं, इनका जन्म हुआ था कब? 1478 में, और ये एक्सपायर कब हो गए थे? 1583 में। सूरदास का जन्म कहां पे हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, सीही बलरामगढ़ फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। सीही बलरामगढ़ फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और किसके दरबार में रहते थे? दरबार तो अकबर के दरबार में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। ठीक है, इनके गुरु का नाम
पूछा जा चुका है तो ज़रूर याद रखेंगे। इनके गुरु का नाम हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं आचार्य बल्लभाचार्य नाम पढ़ते हैं। सुहास जी नमस्कार, ठीक है। मगर ध्यान दीजिए, इनके गुरु का नाम HSSC ने बताया स्वामी हरिदास, ये जरूर याद रखेंगे, जो इनके संगीत गुरु थे, ठीक है। अब एक प्रश्न सुहास ने, विक्की ने, इन्होंने ए लगाया है, 1 मिनट ये थोड़ा सा देखिए। एक प्रश्न अगर मैं यहां से पढ़ूं समकालीन, ठीक है, तो शेरशाह सूरी और इन सभी की बातें कर देता हूं मैं आपके सामने। 1 मिनट, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1507 में, सॉरी 1508 में, और एक्सपायर कब हो गया था? 1556 में। हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1501 में, और निधन कब हो गया था? 56 में। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 में, और एक्सपायर कब हो गया था? 1545 में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, और एक्सपायर कब हो गया था? 1605 में। हकीकत में अगर ध्यान से देखोगे तो जो सूरदास थे वो सभी के समकालीन थे भाई। अगर इस प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया, 1 मिनट सोचिए, मैं टीचर हूं, अगर मैं टीचर के नाते सोचूं तो समकालीन जब लिख दिया ना तो सभी के समकालीन था भाई। आप देखो ध्यान से, इसका जन्म 1478 में, एक्सपायर कब हुआ? 1583 में। क्या ये हुमायूं के समकालीन नहीं था? 100% था। क्या ये हेमू के समकालीन नहीं था? 100% था। क्या ये शेरशाह सूरी के समकालीन नहीं था? 100% था। क्या ये अकबर के समकालीन नहीं था? 100% था। मगर ये प्रश्न पूछेगा आपको ये किसके दरबार में थे, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। 1 मिनट आ जाइए। इस प्रश्न को समकालीन की बजाय, ये समकालीन शब्द यहाँ पे ठीक नहीं है भाई, ये प्रश्न ठीक नहीं है, समकालीन नहीं लिखेंगे हम, वरना ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सभी के समकालीन है। हम यहाँ पे लिख देंगे किसके दरबार में, दरबार, किसके दरबार में थे। अब ये प्रश्न सही हो जाएगा, किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। इट्स ओके, क्लियर, समझ गए आप सारे? ध्यान दीजिए, समकालीन शब्द का प्रयोग कर लिया ना, तो समकालीन में तो ये चारों का ही समकालीन है भैया। समकालीन तो हम सारे समकालीन ही तो हैं, जब एक ही समय में हो उसे समकालीन कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। पर ये सही बनेगा, ये किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में रहा करते थे। ये देख लीजिए, मैंने लिख रखा है। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य, ये जरूर याद रखेंगे। HSSC ने इनके गुरु का नाम क्या बताया? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्वामी हरिदास बताया है, जबकि स्वामी हरिदास इनके संगीत गुरु थे, ये जरूर याद रखेंगे। संगीत गुरु थे स्वामी हरिदास, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था, आप याद कीजिए, मार्च 1739 में, मार्च 1739 में। और आप याद कीजिए, नादिर शाह ने किसे पराजित किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया था, ये जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। नादिर शाह के बारे में कहा गया कि रंगीला को हराकर नादिर शाह यहां से, जरूर याद रखेंगे, मयूर सिंहासन ले गया था। क्या ले गया था? मयूर सिंहासन ले गया था, ये जरूर याद रखेंगे। और कोहिनूर का हीरा ले गया था, कोहिनूर का हीरा ले गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा ले गया था, ये जरूर याद रखेंगे। 1 2 3 प्रश्न लिखूंगा मैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको देना है। नंबर 1, भारत का नेपोलियन। प्रश्न नंबर 2, ईरान का नेपोलियन। और प्रश्न नंबर 3, दक्षिण भारत का
नेपोलियन। आंसर दे दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट कीजिए। दक्षिण भारत का नेपोलियन। ठीक है, इन 3 प्रश्नों का आंसर दे दीजिए, जल्दी बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे सुभाष, आपका आंसर जबरदस्त है। ये आपने एकदम सही आंसर दिया। सबसे पहले प्रश्न का भी आंसर आप दे चुके हो। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, तो आपने सही बताया। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं नादिर शाह को। नादिर शाह। बस मेरा एक ही प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का नेपोलियन, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। दक्षिण भारत का नेपोलियन, दक्षिण भारत का नेपोलियन जरूर याद रखेंगे, राजेंद्र चोल को। ये चोल वंश का एक राजा था और महान राजा था जिसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा गया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1739 में हुआ था। इस युद्ध में जो नादिर शाह, जो ईरान का लुटेरा था नादिर शाह, उसने मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया और नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया था मेरे दोस्तों। ये करनाल का युद्ध था और इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। मलिक काफूर नहीं भाई, मलिक काफूर नहीं, चोल वंश का एक राजा था राजेंद्र चोल, जिसे राज प्रथम बोलते हैं। इन्हें गंगकोट चोलपुरम की उपाधि प्राप्त थी मेरे दोस्त, गंगकोट चोलपुरम की उपाधि प्राप्त थी। ये चोल वंश का एक महान राजा था। इट्स ओके, क्लियर। तो चलिए और देख लीजिए सैंधव सभ्यता, जल्दी बताइए। सैंधव सभ्यता की बात करेंगे। सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के विकास को लेकर 3 प्रश्न बनाऊंगा मैं और तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक हमारी सबसे प्रमाणित बुकें हैं NCERT, और एक साइंस में सबसे प्रमाणित पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति C14। अगर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल देखें, ध्यान दीजिए, जॉन मार्शल ने समय बताया है सिंधु सभ्यता का 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखेंगे, जॉन मार्शल ने क्या टाइम बताया है? 3250 से 2750 ईसा पूर्व मेरे दोस्तों। जबकि NCERT ने क्या टाइम बताया है? NCERT ने टाइम बताया, जरूर याद रखेंगे 2500, जरूर याद रखेंगे 2500 से लेकर आपका 1700 ईसा पूर्व। और जरूर याद रखेंगे रेडियो कार्बन पद्धति में, रेडियो कार्बन पद्धति में क्या समय बताया गया है? तो जरूर याद रखेंगे 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सॉरी, इसका 1800 हो जाएगा भाई, इसका 1800 होगा, सॉरी। ठीक है, रेडियो कार्बन पद्धति में लिखा गया है 1800। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की समयावधि प्रचलित है और ये तीनों ही समय काल आपको याद रखनी है। समय काल याद रखने, तीनों ही समय काल याद रखने हैं। जॉन मार्शल ने क्या बताया है? 3250 से 2750। फिर उसके बाद में NCERT ने क्या बताया है? 2500 से 1800। और रेडियो कार्बन पद्धति में क्या बताया गया? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो सैंधव सभ्यता का विकास हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे, 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ए। तो एक बार फिर जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो दे देता हूं दोस्तों। 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, डी ग्रुप का बैच। बैटनॉल ऐप पे जुड़िए और केवल 799 रुपए में हमारा बैच प्राप्त कीजिए दोस्तों, केवल 799 रुपए में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।